नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को देखकर पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो को आप लोग जितनी बार देखेंगे विषय को आप उतनी गहराई से समझ सकेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को कम से कम 3 बार अवश्य देखें। तो अभी हम लोग वृद्धि संधि को पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में एक शब्द प्रारछति आता है। प्रारछति, इस शब्द को सिद्ध करने से पहले हमें उपसर्ग और क्रिया, इन दोनों चीज़ों को जानना आवश्यक है। तो आइए हम देखते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया है, उपसर्गाः क्रिया योगे। ये सूत्र कहता है कि जो प्रा आदि 22 निपात होते हैं वह जब क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं तब उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो प्रा आदि 22 निपात होते हैं उनको आप लोग देखिए। तो ये 22, ये जो 22 शब्द हैं ये निपात कहलाते हैं। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, ये 22 निपात हैं। ये निपात जब, ये सूत्र में कहा गया क्रिया योगी, क्रिया का योग होने पर, तो क्रिया का योग होने पर क्या होता है, उपसर्गाः, उपसर्ग कहलाते हैं। कौन? ये जो 22 निपात हैं, मतलब क्रिया से जुड़ने के पहले ये निपात कहलाते हैं, लेकिन जब क्रिया से जुड़ जाते हैं तब इनको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूरे सूत्र का अर्थ हो जाता है, प्रा, परा आदि 22 निपात क्रिया योगे, क्रिया के साथ जुड़ने पर उपसर्गाः, उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसके आगे धातु, धातु को परिभाषित करते हुए आचार्य पाणिनि ने कहा है कि भू वा आदयः धातवः, धातवः, भू आदयो धातवः, मतलब ये धातु की परिभाषा इन्होंने दी है कि जो भू वा आदि हैं इनको धातु कहा जाता है। कहने का मतलब है, तो सूत्र के शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा भू वा आदयः धातवः। तो यहाँ पर वा जो है ये एक धातु है जिसका अर्थ होता है जाना। तो जाना के लिए गम धातु का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, गच्छत, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन वा धातु भी जाना अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर वा का अर्थ होता है जाना, जो कि एक क्रिया है, क्रिया है। अच्छा, वा का अर्थ विकल्प से भी हम लोग पढ़ चुके हैं, विकल्प से। तो वा के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें से एक क्रियावाचक अर्थ भी होता है जाना। तो जिस प्रकार से वा का अर्थ होता है जाना, मतलब क्रियावाची होता है, उसी प्रकार से भू, भू शब्द, भू शब्द जब क्रियावाचक होता है, जैसे भू शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो कि क्रियावाचक नहीं है, और भू शब्द का अर्थ होता है होना, जो कि क्रियावाचक होता है। हम लोग भवति, भवता, भवन्ति, ये जो धातुएं पढ़ते हैं, धातु के रूप पढ़ते हैं, वो भू के ही रूप होते हैं। तो भू जो शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं, उसमें से एक अर्थ होता है पृथ्वी और दूसरा अर्थ होता है होना। इसमें जो होना है वो क्रिया है, और जो पृथ्वी अर्थ है वो है द्रव्य। तो भू का अर्थ कहते हैं कि भू का अर्थ जब क्रियावाचक होगा, उसी प्रकार से जैसे वा का अर्थ जाना, जाना एक क्रिया है, तो वा का अर्थ जिस प्रकार से जाना एक क्रियावाचक है, उसी प्रकार से भू का अर्थ जब क्रियावाचक होना होगा तब ये भू धातु कहलाएगा, तब भू की धातु संज्ञा हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा धातु। तो कहते हैं कि भू आदयः,
भूवादय, वा के समान भू आदि। भू आदि का मतलब है ये जो धातुएं हैं उनका उन्होंने एक गण बना दिया, एक समूह बना दिया है। उसमें से जो पहली धातु है वो है भू धातु। भू धातु है, गम धातु है, पा धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं। तो उसमें से जो पहली धातु है भू, भू आदि का मतलब है भू जिसके आदि में है, मतलब जिस समूह के आदि में भू शब्द है उस वो हो गया भू आदि। इसका बहुवचन रूप हो गया भू आदय। तो भू शब्द अथवा भू जिसके आदि में है, इन सारी धातुओं का जब क्रियावाची अर्थ होगा, जब इनका अर्थ क्रियावाचक होगा तो ये सभी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। तो ये हो गया धातु। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा उपसर्ग। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग आगे आने वाले सूत्र में होना है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को आचार्य पाणिनि ने पहले बता दिया कि उपसर्ग किसको कहते हैं और धातु किसको कहते हैं। अब इसके आगे एक सूत्र आता है उपसर्गात ऋति धातु। उपसर्गात ऋति धातु। उपसर्गात मतलब उपसर्ग से परे। ये जो उपसर्गात है यहाँ पर उपसर्गात, उपसर्गात पश्चिम विभक्त एक वचन का रूप है उपसर्गात। यहाँ पर ता को दा हो गया है, तो ये भी पश्चिमी विभक्ति का ही रूप है। आगे है ऋति धातु। ऋति धातु, यहाँ पर ऋति जो है धातु का विशेषण है। धातु विशेष है और ऋति जो है विशेषण है। कहने का मतलब है धातु ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रारंभ में रि हो। अच्छा, यहाँ पर ऋति शब्द है, इसका मूल शब्द है ऋत। अब देखिए यहाँ पर भी ता परः तत्काल से सूत्र लगेगा। जो रि होता है तीन प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार के रि होते हैं। चूंकि यहाँ पर ता परः तत्काल से सूत्र लगेगा, इसलिए यहाँ पर रि का अर्थ हो गया ह्रस्व, ह्रस्व ऋकार। यहाँ पर जो रि दिख रहा है ये ह्रस्व ऋकार ही है। तो ता परः तत्काल से सूत्र कहता है कि जिसके बाद में ता हो अथवा जिसके पहले ता हो तो वह वर्ण अपनी काल वाली मात्रा का ही बोध कराता है। तो यहाँ पर रि का ह्रस्व रि का उल्लेख है, तो इसलिए ह्रस्व रि का ही बोध कराएगा। धातु मतलब ऐसी धातु जिसके प्रारंभ में ह्रस्व ऋकार हो, ऐसी धातु। अच्छा, ऋति धातु, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति है। तो जो सप्तमी विभक्ति में जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है परे होने पर। तो ऋकार आदि धातु परे होने पर, ऐसी धातु जिसके प्रारंभ में रि हो, ऐसी धातु परे होने पर। किसके परे होने पर? उपसर्ग के परे होने पर। तो उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे होने पर तो क्या होता है, इसको आगे समझने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र का जो पूरा अर्थ यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम आद गुणा से आद की अनुवृत्ति करते हैं। तो आद गुणा से आद की अनुवृत्ति करेंगे, वृद्ध रेच से वृद्ध शब्द की अनुवृत्ति करेंगे, एक पूर्व प्रयोग। इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति करके हम इस सूत्र का पूरा अर्थ निकालेंगे। तो जब इन शब्दों की अनुवृत्ति कर ली जाती है तब इस पूरे सूत्र का अर्थ हो जाता है आवर्णांत उपसर्ग से, आवर्णांत उपसर्ग से ह्रस्व ऋकारादि धातु परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्ध एकादेश होता है। तो इस प्रकार से शब्दों की अनुवृत्ति करने के बाद पूरे सूत्र का अर्थ हो जाता है आवर्णांत उपसर्ग से ह्रस्व ऋकारादि धातु परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर वृद्ध एकादेश होता है। अब इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे। तो इसका उदाहरण है प्रार्छति। इसका जो रूप है प्रार्छति, तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद हो जाएगा प्राधन ऋच्छत। अब यहाँ पर देखिए प्रा एक उपसर्ग है और किस प्रकार का उपसर्ग है? ह्रस्व अकारांत, आवर्णांत उपसर्ग है। तो आवर्णांत उपसर्ग से
ह्रस्व ऋकार आदि, ये जो रि है ये ह्रस्व है और ये पूरे धातु के शुरुआत में है, तो ह्रस्व ऋकार आदि धातु है, ह्रस्व ऋकार आदि, ह्रस्व ऋकार आदि धातु परे है। तो ऐसी स्थिति में उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात ऋति धातु, इस सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो प्रा इसमें आ जुड़ा हुआ है, अब चूंकि यह आवर्णांत उपसर्ग है, इसके आ को अलग कर लेंगे तो हो जाएगा प्रा हलंत हो जाएगा और आ बाद में हो जाएगा धन रिच्छति। रिच्छति, ये जो रिच्छति धातु है ये ऋकार आदि धातु है, क्योंकि इस धातु के शुरुआत में ह्रस्व ऋकार है। तो आवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व क्या है आ है, आ, और पर क्या है रि है, पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होगा। तीन वृद्धियां हैं आ, ए और औ, ये तीन वृद्ध वर्ण हैं। इन तीन में से आ का आदेश हो जाए, क्योंकि स्थानीय अंतरतमः से यही जो आ है, दीर्घ आ है, यही सबसे ज़्यादा समानता रखता है। तो इन तीनों में से आ का आदेश हो जाएगा, वृद्धि का आदेश हो रहा है। अच्छा, ये आदेश अब उरण रपरा से रपर हो जाएगा। उरण रपरा, इस सूत्र का अर्थ हम बहुत पहले व्याख्या कर चुके हैं, तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। ये सूत्र क्या कहता है, रि के स्थान पर जो अण आदेश होता है वह रपर हो जाता है। तो यहाँ पर जो दीर्घ आ आदेश हुआ है, यह दो वर्णों के स्थान पर आदेश हुआ है, एक ह्रस्व आकार और दूसरा ऋकार के स्थान पर। चूंकि यह आ ऋकार के स्थान पर भी आदेश हुआ है, तो जब उरण रपरा सूत्र क्या कहता है, रि के स्थान पर जो अण आदेश होगा, अण मतलब आ ई उ, तीन अण हैं, तो अण में आ वर्ण आता है। तो आ के अंतर्गत तो जो है 18 प्रकार के आते हैं, इसमें तो दीर्घ आ भी आ जाता है। तो जो अण आ आदेश हो जा रहा है यहाँ रपर होकर के आदेश होगा। रपर होने का मतलब है बाद में रा प्रत्याहार लग जाएगा। तो रा प्रत्याहार में दो अण आते हैं, रा और ला। तो अगर रि के स्थान पर आदेश होगा तो रा जुड़ेगा, और लि के स्थान पर अगर अण आदेश होगा तो उसमें ला जुड़ जाएगा। चूंकि यह जो आ है यह रि के स्थान पर आदेश हो रहा है, इसलिए आ में रा जुड़ेगा तो आर हो जाएगा। इस प्रकार से रूप बनेगा। अच्छा, प्राक्षत में जो प्रा उपसर्ग था इसमें ह्रस्वकार ही जुड़ा हुआ है, न कि दीर्घकार। इसके बाद है रिच्छति। तो यहाँ पर जो अण आदेश हो जा आ, तो यहाँ पर ह्रस्वकार है, तो ह्रस्वकार और रि के स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो गया, जो कि अण है, अण प्रत्याहार में आता है, जो कि आ का सवर्ण है। तो जब आ आदेश हो जाएगा, अब यहाँ उरण रपरा सूत्र से उरण रपरा, तो उरण रपरा सूत्र से ये रपर हो जाएगा। तो जो आ है उसके स्थान पर हो जाएगा आर। अब इस प्रकार से रूप बन जाएगा प्रा, इसमें हलंत है, आर धन। अब रि के स्थान पर तो आदेश हो गया है, तो रि बचेगा नहीं, क्षति, ऐसा रूप बन जाएगा। तो अब सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्राक्षति, ऐसा रूप बन जाएगा। वैसे प्राधन रिच्छति, यहाँ पर गुण आदेश भी हो रहा था, क्योंकि गुण आदेश के जो आद गुणा सूत्र है वो कहता है आ वर्ण के बाद अच होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। तो यहाँ पर गुण भी आदेश हो रहा था, लेकिन जो वृद्धि सूत्र है वो वृद्धि संधि है, वहाँ आद गुणा का जो है अपवाद है। जो अपवाद विधि होती है वह सामान्य विधि की अपेक्षा बलवती होती है, अधिक ताकतवर होती है। तो यहाँ पर वृद्धि संधि ही होगी। तो किस सूत्र से होगी, उपसर्गात ऋति धातु। ये सूत्र कहता है आवर्णांत उपसर्ग के बाद अगर ऋकार आदि धातु है तो वहाँ पर गुण नहीं होगा,
अपितु उपसर्गात रीति धातु सूत्र से यहाँ पर वृद्ध एक आदेश होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण आदेश ना होकर के वृद्ध आदेश होता है। आ और रा जुड़ जाता है, इस प्रकार से प्रार्छति रूप बन जाता है। इस प्रकार से प्रार्छति का संधि विच्छेद करते समय प्रा धन रिच्छति ऐसा रूप ही बनेगा।